वेलकम टू मैटजियो क्लासेस। मैटजियो क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं और जलवायु विज्ञान में क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हम लोग ने एयर प्रेशर बेल्ट एंड परमानेंट विंड्स, वायु दाब पेटियां एवं स्थायी पवनें जो है हम लोग ने पढ़ी थी। दूसरा टॉपिक जब हम लोग ने पढ़ा तो लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की स्थानीय पवनों के बारे में पढ़ा। और अब तीसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है चक्रवाती पवनें या विश्व के प्रमुख चक्रवात, साइक्लोन्स क्या होते हैं या साइक्लोन्स किस तरह से जो है विकसित होते हैं, किस तरह से साइक्लोन्स का जो है आपके उत्पत्ति होती है, कहाँ साइक्लोन्स की उत्पत्ति होगी, कैसे होती है, उत्तरी गोलार्ध में किस तरह के चक्रवात होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में किस तरह के चक्रवात होते हैं। बहुत सारी जानकारियां होती हैं जिसको हम लोगों को समझना होता है। तो चक्रवात क्या है? चक्रवात एक तरह से एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि एक जलीय क्षेत्र में, बृहद जलीय क्षेत्र में जहां तीव्र गति से पवनें चलती हैं, निम्न दाब का क्षेत्र अगर बन जाए, लो प्रेशर रीजन बन जाए, तो आसपास के क्षेत्र से तेजी से हवाएं चलती हैं। और ये तेजी से हवाएं चलने वाली जो होती हैं, ये चारों तरफ से आकर के घूम करके ऊपर की तरफ उठती हैं, तूफान उठती हैं। तो एक फनल शेप में पूरा जल का भाग ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। तो ये जो पवनें होती हैं ये क्या है कि आपके घूमती हुई पवनें, बवंडर पवनें, वर्लिंग विंड जिनको कहेंगे, तो घूमती पवनें, बवंडर पवनें, वर्लिंग विंड, ये क्या है? इसी तरह की जो पवनें होती हैं ये विकसित हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं और ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत स्ट्रांग, इतनी स्ट्रांग होती हैं कि इनके चपेटे में, इनके एरिया के अंदर अगर कोई चीज आ जाती है तो ऊपर की तरफ उड़ जाती है, क्योंकि ये पवनें सब ऊपर की तरफ उठती हैं घूमती हुई। और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि बहुत हल्की चीजें तो बहुत जो है इजी है। इंसान बहुत हल्का है, इंसान अगर आ जाए तो पूरा उड़ जाए ऊपर। तो सबसे भारी चीज ये कि जो आपके एक तरह से चक्रवात अभी आप पढ़ेंगे, ट्विस्टर फिल्म भी बनी है यूएसए में उसी पर। तो ट्विस्टर जो होते हैं इतने खतरनाक होते हैं कि वो उसके अंदर फंसी, तो उसमें जैसे फिल्म में भी दिखाया है ट्विस्टर में, और जो है आपके एक्चुअल में हो भी चुका है कि ट्विस्टर में फंस करके ट्रक होती है, इतनी भारी ट्रक, वो घूमती हुई ऊपर तक जा चुकी है। और ये जो है आपके जो है कई मीटर ऊपर जो है जाकर के तब जाकर के नीचे की गिरी। तो ये जो है आपके पवनें इतनी बलवान होती हैं कि हल्की फुल्की चीज 50-100 किलोग्राम की जितनी चीजें हैं तो कुछ भी नहीं है, इन बवंडर पवनों में सब साफ हो जाएंगे। पूरे पूरे पेड़ जो होते हैं ये सब जड़ों से उखड़ करके उसके साथ ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो साइक्लोन होता क्या है, ये कैसे डेवलप होता है, पहले हम लोग इसको देख लें। साइक्लोन की उत्पत्ति कैसे होती है? समुद्र का भाग, मान लीजिए किसी जगह पर लो प्रेशर रीजन जनरेट हुआ, आसपास के रीजन में हाई प्रेशर जनरेटेड है, ये हाई प्रेशर रीजन यहां पे बन रहा है। अब हाई प्रेशर रीजन होने की वजह से जो है पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी। और आपको पता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, रोटेशन के कारण, पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा की घूर्णन गति के कारण न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है गति का? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी आधार पर अगर हम देखें तो पृथ्वी के जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन गति करने के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर एक बल कार्य करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे आधारित। और इस बल को सबसे पहले किसने पहचाना? कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने। कोरियोलिस ने यह जाना कि ये जो आपके बल है ये पृथ्वी पर खासतौर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ट्रॉपिकल रीजन में, ये पूर्व से पश्चिम की ओर लगता है, जिसकी वजह से सारी चीजें पूर्व से पश्चिम की ओर मूव करना शुरू कर देती हैं। और ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जब पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन गति करेगी, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। अब पहले हम लोग डिस्कस कर लें इसी को। पृथ्वी
का मूवमेंट ऐसे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो कह रहा है हर क्रिया की बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, इधर से बल लगेगा। इसी बल को एक्सप्लेन किया कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने, और कोरियोलिस ने कहा, इस बल को क्या कहा गया? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस बल जो है आपके ये लगता है, और ये कोरियोलिस बल जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगता है, जिसके कारण पृथ्वी के सतह पर प्रवाहित होने वाला जल का भाग और वायु का भाग दोनों प्रभावित होता है। और ये पवनों के अंदर भी आपने पढ़ा, जलधाराओं में भी पढ़ा, सभी जलधाराएं तथा पवने के ऊपर ये बल कार्य करता है। और ये इस बल को सबसे पहले किसने पहचाना? कोरियोलिस ने। कोरियोलिस ने पहचाना, जो कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित था। तो कोरियोलिस ने इसको एक्सप्लेन किया, इसलिए कोरियोलिस बल हो गया। और कोरियोलिस बल के लगने के कारण जो इफेक्ट होता है जलधारा और पवनों पर, वो इफेक्ट किसने बताया? वो कोरियोलिस नहीं बताया, वो फेरेल ने बताया। तो फेरेल्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए तीन चीजें आ गई, न्यूटन भी आ गए, कोरियोलिस भी आ गए, फेरेल भी आ गए एक ही चीज में। न्यूटन कैसे आ गए? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरे गति के नियम के अनुसार पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति कर रही है। तीसरा नियम यह कहता है कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर एक बल कार्य करेगा। अब इस चीज को, थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो सबको क्लियर था, लेकिन ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन अर्थ पर कैसे कार्य कर रहा है, उसकी स्टडी किसने की? उसकी स्टडी कोरियोलिस ने की। तो कोरियोलिस ने यह बताया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर एक बल कार्य करता है। तो अब इन्होंने जब ये बताया कोरियोलिस ने, तो फिर इसका इफेक्ट किसने जाना? फेरेल ने। तो फेरेल का यह मानना है, अब जैसे आप जानते हैं फिजिक्स, जैसे आप पढ़ते होंगे फिजिक्स में, अगर आप जानते हैं कि कोई एक वस्तु है और उसके ऊपर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, F1 F2, तो F1 F2 अगर काम कर रहे हैं तो एक ना एक कोई परिणामी बल होगा, रिजल्टेंट फोर्स। और वो रिजल्टेंट फोर्स कहां होता है? इन दोनों फोर्सेस के बीच में। अगर रिजल्टेंट फोर्स ये है तो इसका मतलब ये वस्तु ना तो इधर चलेगी ना इधर चलेगी, बल्कि जो किधर जाएगी? रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि एक ईंटा लीजिए, पत्थर लीजिए छोटा सा, उसमें दो धागे बांध लीजिए, दो धागे बांध लीजिए और दो धागों से इसको खींचिए। जब आप दो धागों से इसको खींचेंगे तो आप देखेंगे ये पत्थर ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बल्कि कैसे चलने लगेगा? ऐसे चलने लगेगा। इधर आप ऐसे खींचते जा रहे हैं, ये चलता जा रहा है, ऐसे खींचते जाइए, ये ऐसे चलता जाएगा। क्यों इधर जा रहा है? क्योंकि दो फोर्सेस लग रहे हैं और रिजल्टेंट फोर्स इधर काम कर रहा है। तो ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसके बीच में जा रहा है। वही चीज फेरेल ने एक्सप्लेन किया। फेरेल ने ये एक्सप्लेन किया कि अगर कोई उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और कोई जल का भाग ऐसे आ रहा है, तो जल का भाग ऐसे आ रहा है, इसके मतलब बल के कारण आ रहा है। एक बल ऐसे लग रहा है, अपने बल के कारण इधर की तरफ आ रहा है, लेकिन कोरियोलिस बल लग रहा है इधर की तरफ, तो इसी जल पर कोरियोलिस बल इधर लग रहा है। इसी तरह से अगर दक्षिण गोलार्ध में जल इधर जा रहा है तो इधर से कोरियोलिस बल लग रहा है, क्योंकि कोरियोलिस ने बताया कि पूर्व से पश्चिम की ओर लगता है, कोरियोलिस बल इधर लग रहा है। तो अब आप देखेंगे कोरियोलिस बल इधर की तरफ कार्य कर रहा है। तो जब पवन इधर आती है, जल का भाग इधर आता है, लेकिन कोरियोलिस बल लगने के कारण इन दोनों के बीच में कहीं रिजल्टेंट यहां आ जाता है। बल जो जल का भाग था या पवन थी उसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन कोरियोलिस बल के लगने के कारण ना इधर गया ना इधर गया, इधर चली गई। तो फेरेल ने क्या नियम दे डाला? फेरेल ने यह नियम दे डाला कि उत्तरी गोलार्ध की सभी जलधाराएं तथा पवनें अपनी दिशा से दाहिनी ओर, राइट हैंड साइड पे, दक्षिण गोलार्ध की सभी जलधाराएं तथा पवनें अपनी दिशा से बाईं ओर विचलित हो जाती हैं। तो ये फेरेल का नियम था, और फेरेल के नियम के अनुसार जो है आपके ये चीज एक्सप्लेन की गई कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के लगने के कारण सभी जलधाराएं तथा पवनें अपनी दिशा से दाहिनी ओर, और दक्षिण गोलार्ध में सभी जलधाराएं तथा पवनें अपनी दिशा से बाईं ओर विचलित हो जाती हैं, डिविएट कर जाती हैं।
और इसी वजह से, और जलधाराओं में हमने आपको बताया था ये एक पूरा चक्र बना लेती हैं। जैसे आप ऐसे समझे, अब उत्तरी गोलार्ध है, जल का भाग ऐसे है, आना इधर चाहिए, अपनी दिशा से दाहिनी ओर विस्तृत हो जाएगा। अब जाना इसको ऐसे चाहिए, अपनी दिशा से दाहिनी ओर विस्तृत हो जाएगा। फिर जाना इधर चाहिए, दाहिनी ओर विस्तृत हो जाएगा। जाना आगे चाहिए था, इधर विस्तृत हो गया। जाना ऐसे चाहिए था, चला गया इधर। इसने चक्र बना लिया ऐसे उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में फेरेल के का नियम का अनुसरण कर रही है। जल के भाग को इधर जाना चाहिए था, पवन को भी इधर जाना चाहिए था, इधर मुड़ गई। जाना इसको ऐसे चाहिए, ऐसे ना जाके बाईं ओर मुड़ गई। जाना इसको ऐसे चाहिए, बाईं ओर मुड़ गई। जाना इसको और आगे चाहिए, बाईं तरफ मुड़ गई। जाना इसको ऐसे चाहिए था, बाईं तरफ मुड़ गई। ये चक्र कैसे बन गया? एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जलधाराएं तथा पवनें मुड़ जाती हैं, और दक्षिण गोलार्ध में जलधाराएं तथा पवनें पश्चिम दिशा में मुड़ जाती हैं। अब यही चीज अगर हम लोग देखें इसमें, अब मान लीजिए ये उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात है, दोनों गोलार्ध का हम लोग चक्रवात की बात करेंगे। तो चक्रवात क्या होते हैं? लो प्रेशर रीजन है। किसी जगह पर अगर लो प्रेशर रीजन जल के भाग पर पड़ा, सूर्य का लंबवत प्रकाश है, नॉर्मल रेस है, गर्म ज्यादा हो गया, वायु गर्म होकर के उड़ गई, वायु का अभाव हो गया, लो प्रेशर हो गया, आसपास उच्च दाब का क्षेत्र है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जल का भाग इधर आएगा। तो यहां पर हमने शो किया, ये है लो प्रेशर और ये है पूरा जो है आपके हाई प्रेशर रीजन। हर जगह पे चारों तरफ हाई प्रेशर रीजन। अब यहां पे आप गौर करिएगा कि पवन को कैसे आना चाहिए? उच्च से निम्न दाब की तरफ, 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 हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर। लेकिन अगर उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तरी गोलार्ध होने पर ये क्या करेगा? ये जो पवन है अपनी दिशा से दाहिनी ओर विस्तृत हो जाएगी, ऐसे न जाकर के दाहिनी ओर विस्तृत हो जाएगी, ऐसे न जाकर के दाहिनी ओर विस्तृत हो जाएगी, ऐसे न जाकर के दाहिनी ओर विस्तृत हो जाएगी, ऐसे न जाकर के दाहिनी ओर विस्तृत हो जाएगी। अब देखिए ये पवन ऐसे जा रही है, देख रहे हैं? ये इस तरह से यहां से घूमने लगेगी। अब ये चक्र बन गया, और जब ये चक्र बन गया तो ये घूमने लगा, और जब ये घूमने लगा तो ये इस तरह से आपके घूमेगा और अपने साथ ऐसे अपने लपेटे में सब इस तरह से पवन को खींचेगा। पवन की स्थिति ये हो जाएगी। तो चक्रवात कुछ इस तरह का बनेगा। तो चारों तरफ की पवनें ऐसे खींचेंगी और खींच करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेंगे और ऊपर की तरफ चलने लगेंगे। तो चारों ओर से पवनें आएंगी और ये घूमती हुई ऊपर की तरफ चलेगी। और घूमती हुई कैसे ऊपर की तरफ चलेगी? घूमता हुआ बवंडर ऐसे चलेगा। इसके मतलब ये पवन बवंडर जो होता है ये फनल शेप में होता है। फनल शेप में क्यों होगा? क्योंकि नीचे के भाग में ज्यादा दाब होता है। जैसे से ऊपर की तरफ जाएंगे प्रेशर कम होता जाता है, प्रेशर कम होने से एक्सपैंड करता जाएगा एरिया। तो जो पवन होगी वो एक्सपैंड करती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रेशर कम हो रहा है, और जब प्रेशर कम हो रहा है तो दूर तक फैलती जाएगी। इसीलिए ये बवंडर पवनें जो विकसित होती हैं ये घूमते 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 क्या होती? बड़ी होती चली जाती। अब ये एक बार बवंडर बन गया, चारों तरफ से हवाएं इसको मिल रही हैं, घूमती हुई चली जा रही है ऊपर की तरफ। अब ये बवंडर घूमता है। अब जो स्थायी पवनें आपने पढ़ा है, जैसे व्यापारिक पवन या पुरवैया पवन जिसको कहा जाता है, या पछुआ पवनें, तो ये पछुआ या पुरवैया पवनें क्या करती हैं? अब पुरवैया पवन आई, पुरवैया पवन चल रही है, इसको लेकर के आगे बढ़ गई। अब ये क्या है? चक्रवात बन गया है। अब ये चक्रवात पुरवैया पवनों के साथ चल दिया, पुरवैया उसको ढकेल के ले जा रही है। अब जहां पुरवैया जाके छोड़ेगी इस चक्रवात का इफेक्ट वहां पे आ जाएगा। पछुआ पवन लेके जा रही है, जहां छोड़ेगी वहां उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो कैरियर कौन होता है? कौन लेके जाता है इन चक्रवातों को? तो ये होती है स्थायी पवनें, लोकल विंड, जो स्थायी पवनें होती है, परमानेंट विंड्स। और विकसित कैसे हो रहा है?
किसी समुद्री क्षेत्र में विकसित होगा हमेशा। क्यों समुद्री क्षेत्र में? उसी में तेज हवाएं चलती हैं। जब तेज हवा चलेगी तो उसी पे फेरेल का नियम लगेगा, कोरियोलिस बल, फेरेल का नियम लगेगा तभी ये घूमेगी, और घूमेगी तो फिर क्या होगा, उसमें बाउंडर बनेगा। तो उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात जो होते हैं वो कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे घूमते हुए ऊपर की तरफ उठते चले जाएंगे, ऐसे बनेगा। यही अगर दक्षिण गोलार्ध होता तब डायग्राम कैसे बनता? तब इसका उल्टा हो जाता। इसको ध्यान से देख लीजिए ये डायग्राम। अब देखिए हम नेक्स्ट अगर जो बनाए डायग्राम, अब हम दक्षिण गोलार्ध का चक्रवात बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए लो प्रेशर रीजन ये है, आसपास के क्षेत्र में हाई प्रेशर रीजन है, ये सब हाई प्रेशर है, ये सब हाई प्रेशर रीजन है, आसपास का क्षेत्र हाई प्रेशर वाला रीजन है। यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, इस तरह से पवनों को आना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध है पवन, लेकिन ऐसे नहीं आएगी, फेरेल के नियम का अनुसरण करेगी। तो फेरेल के नियम का जब अनुसरण करेगी, फेरेल का नियम क्या कह रहा है? दक्षिण गोलार्ध में सभी जलधाराएं तथा पवनें दाहिनी ओर मुड़ती कि बाईं ओर? बाईं ओर। अब ये पवन इधर ना जाके बाईं ओर मुड़ जाएगी, अब ये इधर ना जाके बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएगी, ये इधर ना जाकर के इधर लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएगी, इधर ना जाकर के ये लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएगी, इधर ना जाकर के ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे मुड़ जाएगी, और ये लेफ्ट हैंड साइड मुड़ करके अब ये देखिए सारी पवनें ऐसे बढ़ रही आगे की तरफ, और इस तरह से बढ़ करके ये यहीं पर ऐसे घूमने लगेंगी। अब ये चक्र ऐसे बन गया। जब ये ऐसे बन गया और यहां पे पवनें ऐसे घूमने लगी, तो ये पवनें जो है आपके मूव कर रही हैं कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही तो आसपास की पवनों को खींचेंगी, आसपास की पवनें भी उसी तरह खींचेंगी, ऐसे खींचेंगी। तो पवनें जो है खींचती जाएंगी आसपास से, किस डायरेक्शन में? ऐसे। और किस डायरेक्शन में चल रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दक्षिण गोलार्ध में जो चक्रवात चलते हैं उनमें हवाएं कैसे घूमती हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती हुई। और दक्षिण गोलार्ध में जैसे अभी हम लोग ने बनाया था, आप देखेंगे ये कैसे हवाएं चल रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूम रही हैं पवनें, तो इसके मतलब ये उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। अगर दक्षिण गोलार्ध का चक्रवात होगा तो उसमें हवाएं कैसे घूमेंगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो किस डायरेक्शन में हवाएं घूम रही है ये डिसाइड कैसे होगा? गोलार्ध से, हेमिस्फीयर से। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि दोनों जगह पर आपने देखा कि कोरियोलिस बल जो है आपके अलग अलग कार्य कर रहा है। तो ये बवंडर पवनें बहुत जो है स्ट्रॉन्ग पवनें होती हैं जो कि इस तरह से चलती हैं, और इनका अगर आप देखें, साइक्लोन्स को देखें, तो साइक्लोन्स का इफेक्ट बहुत दूर तक होता है समुद्र में। अब समुद्र में घूम रही है, देखें ये पूरी बवंडर पवनें ऐसे घूम रही हैं, ये पूरा पूरा पानी ऐसे घूम रहा है। तो ये आपको ऊपर से देखने पर फोटोग्राफी ली गई है, इनसेट का व्यू है, ये इनसेट से ली गई जो है फोटोग्राफ है। ये देखने में कम पानी लग रहा है, ये कई 100 किलोमीटर दूर में फैला हुआ है ये चक्रवात, ये कई 100 किलोमीटर दूर में फैला हुआ पूरा चक्रवात है। तो ये क्या है? ये ऐसा नहीं, पूरा महासागर का कुछ बहुत बड़ा पोर्शन को कवर किए हुए। इस तरह से पूरे पूरे महासागर जो होते हैं वो आपके इस पवन के कारण, जैसे पूरी जो महासागर होते हैं, अब ये चक्रवात जगह जगह पर विकसित होते रहते हैं। और ये यही चक्रवात जो होते हैं जब बन जाते हैं समुद्र में, तो अब कहीं पर किसी भी दिशा में जो है आपके आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो इन चक्रवातों को हमेशा जब भी हम कहते हैं, तो ये चक्रवात जब भी आपके एक जो है मूव करते हैं, जब विकसित हो जाएंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जो है आपके मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। और इन्हीं चक्रवातों को आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलते हैं। तो अब यहां पर चक्रवात देख लीजिए, तो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से फेरेल लॉ यहां पे काम कर रहा है और जल का भाग मुड़ रहा है। जैसे अभी हमने कहा कि सभी जलधाराएं तथा पवनें अपनी दिशा से दाहिनी ओर मुड़ रही है, ये दाहिनी ओर मुड़ रही है, ये दाहिनी ओर मुड़ रही है, ये दाहिनी ओर मुड़ रही है, और दाहिनी ओर मुड़ने के कारण चक्रवात कैसा बना? एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये क्या हुआ? जलधाराएं तथा पवनें अपनी दिशा से बाईं ओर, ये बाईं ओर विस्तृत हो गई, बाईं ओर विस्तृत हो गई, बाईं ओर विस्तृत हो गई।
जिसकी वजह से चक्र कैसा बन रहा है, एरो कैसा बन रहा है, ये बन रहा है। इसका मतलब कहां पानी ऐसे घूमेगा, तो पानी घूम रहा है कैसे, चक्र के फॉर्म में। और जब एक बार चक्र घूम गया तो सारी पवनों को अपने साथ ऐसे खींचेगा, चारों तरफ से देखिए खींच रहा है पानी, देख रहे हैं, ये ऐसे पानी जा रहा है, ये ऐसे पानी जा रहा है, इस तरह से खिंचाव होता है। तो पवनें इस तरह से खींचने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध के चक्रवात अलग अलग बनने लगते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये चक्रवात क्या है, ये ऐसे चल रहा है। यहां पर देखिए चक्रवात उल्टा चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे पवन, ऐसे देखिए जल के भाग इसमें ऐड हो रहे हैं। यहां पर जल का भाग क्या ऐसे ऐड हो रहे हैं, ये ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। और ये ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये सब जल ऐसे जोड़ रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चल रहा है तो ये क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम कर रहा है तो ये सदर्न हेमिस्फीयर का है, दक्षिण गोलार्ध के चक्रवात है ये। तो इस तरह से अगर हम देखें तो चक्रवातों को अगर हम डिफाइन करेंगे तो देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के चक्रवात जो होंगे वो इस तरह से बवंडर की तरह घूमते रहेंगे। घुमाव का जो वायु का घुमाव होगा वही जो है आपके जल को का घुमाव करेगा। तो वायु इतनी तेज चलती है कि पूरे जल को जो है आपके उसी तरह से प्रभावित कर देती है। तो जलीय भाग पर इस तरह के चक्रवात उठते हैं। दाहिनी तरफ अगर चल रही तो इस तरह से जो है आपके चक्रवात यहां पे उठते हैं। तो अगर हम चक्रवातों को देखें तो विश्व के बहुत सारे चक्रवात ऐसे हैं जो कि आपके अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से आते हैं। और ये चक्रवात जहां कहीं भी होंगे या जिस जगह पर भी आते हैं उनको अगर हम कहें तो वो जो है एक्चुअल में अगर आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध है तो उनका नेचर अलग होगा और दक्षिण गोलार्ध है तो उनका नेचर एकदम डिफरेंट होता है। तो देख के ही आपको पता चल जाता है, अगर चक्रवात डायग्राम में ही देखें तो आसानी से क्लियर हो जाता है। तो देखिए जैसे ये देख रहे हैं आप, पानी ऐसे इसके साथ जुड़ रहा है, ये देखिए यहां से ऐसे जुड़ रहा है, यहां से देखिए पानी ऐसे जुड़ रहा है, यहां देखिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज से जुड़ रहा है। यहाँ पे पानी देखिए ऐसे जा रहा है, यहाँ पे पानी ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ये पानी ऐसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जल जो है ऐसे घूम रहा है, इस तरह से ऐड हो रहा है। और यहां पर क्या है, जल ऐसे चल रहा है। तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का होगा, और जब जो है आपके एक तरह से सदर्न हेमिस्फीयर का होगा तो ये क्या है आपके ये होगा दक्षिण गोलार्ध का चक्रवात। तो अब इसकी पहचान कैसे होगी या किस तरह से पहचान होती है, तो हमने आपको पहचान बता दी कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध के चक्रवात क्या होते हैं। अब जब चक्रवात होते हैं साइक्लोन्स, तो एंटी साइक्लोन्स भी होते हैं। एंटी साइक्लोन्स जस्ट उल्टे होते हैं। चक्रवात क्या है, लो प्रेशर रीजन बीच में, हाई प्रेशर रीजन बाहर, जिसकी वजह से पवनें जो होती हैं मान लीजिए मूव कर रही हैं, यहां पे बवंडर ऐसे चल रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, तूफान आता है, आसपास से तेज हवाएं चलती हैं, तेज जो है समुद्री लहरें उठती हैं, और ये समुद्र की लहरें तेजी से अंदर की तरफ भागती हैं और यही उठती हैं ऐसे ये चक्रवात। तो यहां पे लो प्रेशर रीजन है और बाहर की तरफ हाई प्रेशर रीजन। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो ये होते हैं चक्रवात, तूफान। तो ये साइक्लोन है। और साइक्लोन को कैसे दर्शाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा यहां पर सपोज कर लीजिए 400 मिलीबार दाब है, तो हो सकता है कि यहां कहीं इन सभी एरिया में जो है आपके हो सकता है कि 450 मिलीबार दाब हो सकता है कि इन सब बाहर वाले रीजन में हो सकता है 600 मिलीबार का दाब हो। तो बाहर से अंदर की तरफ चलने पर मिलीबार कम होता चला जाएगा। तो चक्रवात में ऐसे, और इसी का जस्ट उल्टा जब होता है तो हम लोग कहते हैं एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन की कंडीशन में क्या होगा, बीच में उच्च दाब का क्षेत्र है, हाई प्रेशर, और सारे आसपास के रीजन में लो प्रेशर रीजन हो जाएगा। और ये कैसे बनेगा, जब हाई प्रेशर कहां बनता है, जहां वायु नीचे बैठती है तो नीचे बैठेगी, और नीचे बैठने वाली वायु घूमती हुई बैठेगी इस तरह से, और जिसकी वजह से
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। ऐसे चक्रवात में क्या हो रहा था, अंदर की तरफ आ रही थी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। एंटी साइक्लोन में प्रति चक्रवात जिसको कहा जाता है, प्रति चक्रवात में क्या होता है अंदर से बाहर की तरफ पवने जो है यहां पर जाएंगे। अब यहां पर अगर मान लीजिए ये है 200 मिलीबार दाब, तो हो सकता है यहां पर इन सभी रीजन में क्या होगा, इस रीजन में 250 मिलीबार होगा, इन सभी रीजन में मान लीजिए कि आपके 300 मिलीबार हो गया, हो सकता है यहां केंद्र पर आते आते 500 मिलीबार हो गया। तो इसलिए अगर किसी डायग्राम में चक्रवात का या एंटी जो है साइक्लोन्स का चक्रवात है और आप देख रहे हैं कि सेंटर में अगर मैक्सिमम दाब है और बाहर की तरफ निकलने पर दाब कम हो रहा है, इसका मतलब एंटी साइक्लोन है। और सेंटर में अगर ज्यादा दाब है और बाहर की तरफ निकलने में कम होता चला जा रहा है, तो यहां बाहर की तरफ ज्यादा है, अंदर की तरफ कम होता चला जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, तब ये हो जाते हैं आपके साइक्लोन्स। अब यहां पर आपको हम दिखाते हैं, जैसे हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ये कुछ रीजन है जहां पे चक्रवात या एंटी साइक्लोन आ रहा है। अब यहां पे सपोज कर लीजिए जो 800 मिलीबार ये है, इस पे जो है 700 मिलीबार है, यहाँ पे 500 मिलीबार है, इन सभी जगह पे ये 300 मिलीबार है, ये 200 मिलीबार है। यहाँ पे जो है सपोज कर लिए 50 मिलीबार है, यहाँ पे 100 मिलीबार है, यहाँ पे 125 मिलीबार है, यहाँ पे 375 मिलीबार है और यहाँ पे मान लीजिए 650 मिलीबार है। कैसे पहचानेंगे? अगर मान लीजिए इस तरह के स्ट्रक्चर दिया है तो कौन साइक्लोन और कौन एंटी साइक्लोन है? साइक्लोन में क्या होता है, चक्रवात में क्या होता है, बीच में निम्न दाब और किनारे की तरफ उच्च दाब। तो बीच में निम्न दाब, इसका मतलब इधर से इधर की तरफ आने पर दाब की मात्रा कम हो रही है और सबसे कम कहां है, सेंटर में। इसका मतलब ये साइक्लोन है। साइक्लोन क्या है, ये मौसम को बिगाड़ता है, जहां साइक्लोन जाएगा वहां तबाही मचाएगा। एंटी साइक्लोन क्या होता है, एंटी साइक्लोन मौसम स्वच्छ करता है, क्योंकि ऊपर से बैठने वाली हवाएं चारों तरफ दिशाओं में बह जाएंगी। अब यहां तो अंदर की तरफ हवाएं जा रही हैं इस तरह से, यहां पे क्या है, बाहर की तरफ हवाएं निकलेंगी। इसलिए जितने आसपास में बादल और ये सारी चीजें सब छट जाते हैं उस रीजन में जब प्रति चक्रवात होता है। तो प्रति चक्रवात में बवंडर पवनें ऊपर से नीचे बैठती हैं और ऊपर से बैठने वाली पवनें क्या होती हैं, चारों तरफ भाग जाती हैं। और चारों तरफ जब भागती हैं तो इस जगह पे आसपास में जितना बादल बादल होगा वो सबको लेकर के भाग जाएंगे। इसलिए यहाँ का मौसम क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो चक्रवात क्या करते हैं, तूफान लाते हैं। एंटी साइक्लोन्स या प्रति चक्रवात क्या करते हैं, आपके एक तरह से मौसम को स्वच्छ करते हैं। तो ये जो है आपके मौसम, अब देखिए यहाँ पे उच्च दाब ज्यादा है और बाहर की तरफ जाने पर दाब की मात्रा कम होती चली जा रही है, प्रेशर कम होता चला जा रहा है। जब प्रेशर कम होता चला जा रहा है ऐसी कंडीशन में ये क्या है, ये एंटी साइक्लोन है। तो ये साइक्लोन है, ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये हो गई एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात। तो देखिए चक्रवात को हमने पहचानने की जगह बताई। चक्रवात क्या है, जो कि घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है, वो उत्तरी गोलार्ध का है, घड़ी की दिशा में चल रहा है दक्षिण गोलार्ध का। ये चक्रवात की बात है। चक्रवात को दूसरी तरह से जो प्रेशर से कैसे पहचानेंगे, निम्न दाब बीच में है, बाहर की तरफ उच्च दाब है। प्रति चक्रवात उल्टा होता है, उच्च दाब अंदर है और किनारे किनारे जो है आपके निम्न दाब के क्षेत्र विकसित रहते हैं। तो इसे जो है आपके प्रति चक्रवात के रूप में जाना जाता है, या जो है आपके एक तरह से एंटी साइक्लोन के रूप में जाना जाता है। तो ये सब एंटी साइक्लोन हो जाते हैं जो कि यहाँ पर माने जाते हैं। तो ये क्या है, अब देखिए जैसे लो प्रेशर रीजन ये दिखा रहा है, ये लो प्रेशर रीजन है और ये हाई है। पवनें ऐसे चल रही हैं, इस तरह से घूम रही हैं। तो ये क्या होगा, लो प्रेशर अंदर है, हाई प्रेशर बाहर है, साइक्लोन होगा। यहां पे क्या दिखा रहा है, ये उच्च दाब का क्षेत्र है, हाई प्रेशर है और बाहर लो है, ये लो है। तो ये क्या दिखा रहा है,
ये दिखा रहा है एंटी साइक्लोन, तो ये एंटी साइक्लोन की कंडीशन हो जाती है। अब देखिए बात ये आती है कि जो भी चक्रवात होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं, किस तरह से हम उसको नामकरण करेंगे, तो उनके नाम कैसे दिए जाते हैं, उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, और उनके जो सेंटर्स होते हैं, वार्निंग सेंटर्स, वो जो है कितने होते हैं। तो टोटल ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सेंटर्स दो तरह के होते हैं। तो ये सब जो है आपके मेट्रोलॉजिकल जो है आपके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो वहां पर सेंटर्स दिए जाते हैं। तो एक होते हैं RSMC सेंटर। RSMC सेंटर क्या होता है? ये जो आपके RSMC सेंटर्स होते हैं, एक TCWC सेंटर होता है, और ये जो आपके सेंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके डिसाइड करते हैं कि साइक्लोन कहां पर है, किस तरह का है, या इसका नामकरण कैसे होगा। नामकरण भी कैसे होता है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब ये जितने भी सेंटर्स होते हैं, ये रिसर्च सेंटर है, जो कि आपके एक तरह से कहा जाता है रिसर्च सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजिकल सेंटर। तो रिसर्च के लिए जो है आपके ये बनाया जाता है, जो आपके रीजनल जो है आपके रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटीरियोलॉजिकल सेंटर होते हैं RSMC, और TCWC क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स। तो ये आपके जो है साइक्लोन सेंटर्स होते हैं जो कि आपके बनाए जाते हैं विश्व में। 6 RSMC सेंटर्स हैं। RSMC मतलब रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटीरियोलॉजिकल सेंटर्स हैं, जिसमें इंडिया का IMD भी इंक्लूडेड है। इंडिया का IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इंक्लूडेड है, और 5 TCWC सेंटर्स होते हैं जो कि आपके पाए जाते हैं। ये मिल करके पूरा काम को करते हैं। अब ये सेंटर्स कहां पर लोकेटेड हैं ये समझ लीजिए। अगर इन सेंटर्स को देखें तो ये आपके इस तरह के सेंटर्स बने होते हैं। किसकी कस्टडी में क्या क्या चीजें हैं ये आपके डिसाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया के अगर हम मैप को देखें तो इसमें कुछ अलग अलग जोन बना दिए जाते हैं। जैसे इस पूरे रीजन को कहीं पर भी चक्रवात आएगा, ये पहला जोन इसको कवर करेगा। जो सेंटर होगा, इस तरह के जो सेंटर्स आपको बताएं हमने, वही सेंटर्स आपके ये होते हैं कंट्रोलिंग सेंटर्स। यहां से यहां तक का ये पूरा रीजन कंट्रोल होगा सेकंड सेंटर से। थर्ड सेंटर जो है आपके ये काम करेगा इसके बीच में, जो होनोलुलु का रीजन है, हवाई द्वीप, अब जो आपके प्रशांत महासागर के बीच का एकदम भाग है। फिर ये पूर्वी एशियाई देश जहां पे जापान अपान का क्षेत्र है, ये टोक्यो जो है उसका सेंटर है, जो फोर्थ जो है आपके प्लेस पर आता है। ये फोर्थ प्लेस जो है इसका ये सेंटर हो जाता है। तो ये यहां तक के पूरे, चाहे आपके जापान में या चीन के क्षेत्र में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में जो चक्रवात आते हैं, वो सबके सेंटर्स यहाँ बने होते हैं। फिर 5वां सेंटर ये पूरा दिल्ली का है, ये जो पूरा इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं। तो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये सारी चीजें जो है आपके IMD से जो है आपके गवर्न होती है। तो इस तरह के अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंटर्स बना दिए जाते हैं, और ये डिपार्टमेंट इसी का काम ही करता है कि किस रीजन में कहां पर कौन सा चक्रवात आ रहा है, या कौन से चक्रवाती जो है घटनाएं यहां पर घटित हो रही है। तो इस पे जो है आपके एक तरह से ये चक्रवात को कंट्रोल करने के लिए ये सेंटर्स बनाए जाते हैं, और ये सेंटर्स क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। अब यहां पर जैसे RMC न्यू दिल्ली जो ट्रॉपिकल सेंटर है, साइक्लोन सेंटर, ये इज रिस्पॉन्सिबल टू नेम द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट हैव फॉर्म्ड ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी व्हेन दे हैव रीच्ड द रेलेवेंट इंटेंसिटी। तो अब यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया, RMC जो आपके एक तरह से IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से गवर्न होता है, ये क्या है, ये आपका यही वाला सेंटर है। ये अगर आप देखें तो ये जो पोर्शन जो 5th वाला है, ये यही सेंटर है जो जिसके बारे में लिखा हुआ है कि ये यहाँ पर नाम देता है। अब इसकी नेमिंग कैसे कर ली जाती है? हर डिपार्टमेंट क्या करता है, A से Z तक के अल्फाबेट का अपने आप से, A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये, D फॉर ये,
कोई एक नाम अपने आप बैठ करके डिसाइड कर लेते हैं उन लोग कि चक्रवात आएगा तो इसको ये नाम देंगे, फिर ये नाम देंगे, फिर ये नाम देंगे। इस तरह से आपके नेमिंग होती है और डिपार्टमेंट इस तरह के नाम देता है और नाम दे करके और तब जो है उसको क्लियर किया जाता है। ये साफिर सिम्पसन स्केल है, इसको बाद में हम आएंगे। तो पहली चीज जो आपके एक तरह से नेमिंग की जाती है, नेमिंग पर अगर हम आए, जैसे ये अटलांटिक ओशन में, अब जैसे 2016 में जो चक्रवात आए तो वहां के जो डिपार्टमेंट था उसने ये सभी चक्रवातों के नाम रख दिए। अब ये ए अल्फाबेट से, बी अल्फाबेट से, सी अल्फाबेट से, डी अल्फाबेट से, ई अल्फाबेट से, एफ अल्फाबेट से, इस तरह से सारे अल्फाबेट से। अब जैसे पहला चक्रवात आया कहीं, उसको ये नाम दिया जाएगा एलेक्स का। कहीं पे दूसरा चक्रवात आया अटलांटिक महासागर में, उसका नाम ये होगा। पहले से डिसाइडेड है, पहले से सारे नाम डिसाइडेड रहते हैं। अब क्या है, ये दो चक्रवात आ चुके हैं, अब ये दो चक्रवात अगर आ चुके हैं, अब तीसरा जो भी चक्रवात कहीं पर भी आएगा उसका नाम कोलिन होगा। तो अब क्या है, तीसरा चक्रवात आ गया, अब कभी भी आए कोलिन हो गया। 2016 में किसी भी समय आए, मान लीजिए कि जो है डेनियल आया, चौथा चक्रवात। पांचवा मान लीजिए मैक्सिको में आ गया, अर नाम हो गया। फिर छठा मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि कहीं और उसी अटलांटिक महासागर में, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि जो अफ्रीका का जो आपके पश्चिमी भाग है वहां पर आ गया, उसको ये नाम दे दिया। इस तरह से जितने चक्रवात आएंगे इनके नामकरण ये होते जाएंगे और ये कटते जाएंगे नाम। मान लीजिए लीजा तक चक्रवात आया था, अब 2016 खत्म हो गया। जब 2016 खत्म हो जाएगा तो अब इन नाम का कोई मतलब नहीं, ये छूट जाएगा। अब 2017 के सारे नाम लिए जाएंगे, ए से जो है आपके पूरे अल्फाबेटिकली। फिर चक्रवात आएगा 2017 में तो ये नाम शुरू हो जाएगा, ये इस तरह से। और इस तरह से पूरे नाम। और मान लीजिए कि इससे ज्यादा चक्रवात आ गए तो आपके एक लिस्ट और पैरेलल में बनी रहती है। 2017 की एक लिस्ट है, लेकिन इससे ज्यादा चक्रवात आ गए तो एक लिस्ट और बनी रहती है। तो आपके जो जो चक्रवात आते जाएंगे उनका नाम कटता जाएगा। अगले चक्रवात का नाम काटिया है, अगले चक्रवात का नाम ली है, अगले चक्रवात का नाम मारिया है, अगले चक्रवात का नाम नेट होगा। तो ये पहले से डिसाइडेड है, चक्रवात आने के बाद उसका नाम नहीं रखा जाता। तो हर डिपार्टमेंट को ये पता है कि अब जैसे इंडिया आईएमडी की बात करें तो आईएमडी को पता है कि अगला चक्रवात जो भी इंडिया में आएगा उसका नाम क्या है। तो इस तरह से जो है नेमिंग कर ली जाती है। और 2021 तक के देखिए नाम अटलांटिक महासागर के सब तैयार हैं। हर साल हर ईयर जो है आपके इस तरह के नेमिंग जो है आपके की जाती है। तो ये जो है एक तरह से चक्रवात हो जाते हैं जो कि होते हैं। अब जैसे 2020 में अटलांटिक महासागर में आर्थर, बर्था, क्रिस्टोबल, डॉली, तो ये जो है आपके सब ये यहां तक आए थे, ए यहां तक, लोटा तक आकर के यहीं पे खत्म हो गए। तो इतने चक्रवात आपके 2020 में आए। तो 2020 के बाद अब 2021 की लिस्ट शुरू हो जाएगी। 2021 में जो चक्रवात है तो 2021 की लिस्ट शुरू हो जाएगी। उसी तरह से नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन को अगर आप देखें तो नॉर्थ इंडियन में 8 कंट्रीज आते हैं। तो अब इसमें क्या है कि नॉर्थ इंडियन ओशनिक कंट्रीज में, तो इंडियन ओशन के कंट्रीज जो होते हैं उसमें बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये आपके आते हैं। क्यों ऐसे आएंगे, वजह हमने आपको बताया, क्योंकि ये सारे जो आपके वो हैं वो कहां पर मिलेंगे आपको, ये आपके इस रीजन में मिलते हैं। ये पूरा रीजन है। तो बांग्लादेश है, इंडिया का क्षेत्र हो जाता है, यहीं पर ओमान हो जाता है जिसके नाम है, पाकिस्तान हो जाता है। जो ये सब जितने भी तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले देश होते हैं उन्हीं के नाम ये दिए हुए हैं। ये लोग सिलेक्ट करते हैं कि हाँ इसका नाम क्या होगा। तो सिलेक्शन इसी बेसिस पे आपके किया जाता है। वर्ल्ड के जो चक्रवात हैं उन्हें मुख्यतः 3 पार्ट में बांटा गया है। एशिया के, पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जो प्रशांत महासागर के चक्रवात होते हैं, पूर्वी भाग के जो पूर्वी एशिया के क्षेत्र, उन्हें टाइफून्स कहा जाता है। मेनली जो है नामकरण करने के लिए टाइफून्स। और मैक्सिको के बाईं ओर, दाहिनी ओर
या आप कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका के बाईं और दाहिनी ओर जितने चक्रवात आते हैं सबको हरिकेन कहा जाता है, प्रभंजन। और बाकी नीचे जितना चक्रवात होते हैं इंडियन ओशन में उनको साइक्लोन कहा जाता है। तो अब जैसे हम लोग कहते हैं कि साइक्लोन आ गया, चक्रवात आ गया, तो अब यहां पर क्या है कि अटलांटिक ओशन में या फिर जो है आपके प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में, यहां पर यह नहीं कहा जाएगा कि यहां साइक्लोन आ गया, यहां कहा जाएगा हरिकेन आ गया। यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे जापान है, चीन है, टोक्यो है, इन सब जगह पर क्या होता है, इन सब जगह पे कहा जाता है टाइफून आ गया, ये टाइफून आ गया, तो यहां पे टाइफून्स कहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि सबके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, सिर्फ टाइफून ही नहीं। अब जैसे टाइफून मेनली चीन के क्षेत्र में या पूर्वी एशिया के और जो फिलीपींस देश है वहां पर भी कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो जैसे जापान अपान का क्षेत्र है, ये जापान का पूरी बेल्ट है, जापान में इसको टैफू भी कहा जाता है, टैफू चक्रवात के नाम से। चीन के क्षेत्र में टाइफून्स कहा जाता है। फिर फिलीपींस में आने वाले चक्रवात बेगी के नाम से जाने जाते हैं, बेगी हो जाता है या बोगी हो जाता है, बोगी के नाम से जाना जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में अगर हम कहें तो कुछ ऊपरी भाग में आते हैं, कुछ दक्षिण में आते हैं। दक्षिण में आने वाले चक्रवातों को कहा जाता है दक्षिण बस्तर, साउथ बस्टर। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी भागों में विली विली चक्रवात होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी भाग में मिलते हैं। बाकी इंडिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, इन सभी जगह पे साइक्लोन्स ही कहा जाता है, इनको साइक्लोन कहते हैं। फिर यहां पर हरिकेन कहने लगते हैं, हरिकेन कहते हैं। या यहीं पर जो है आपके मिसिसिपी और मिसौरी, ये दो प्रमुख नदियां हैं जो उत्तरी अमेरिका में बहती हैं, उसके मैदानी क्षेत्र में जब ये एंटर करता है चक्रवात, बहुत तूफानी जो है आपके एक तरह से तरीके से जो है एंटर करता है। और जब तूफानी तरीके से एंटर करता है तो अंदर जाके इसका नाम हो जाता है टॉर्नेडो, टॉर्नेडो के नाम से भी जाना जाता है। तो टॉर्नेडो विश्व के सबसे प्रबल चक्रवात है, सबसे प्रबल, स्ट्रॉन्गेस्ट है। और टॉर्नेडो का मतलब होता है आई ऑफ द साइक्लोन, दैट इज लो प्रेशर। लो प्रेशर आई बीच में होती, जो बीच में लो प्रेशर बनता है वही चक्रवात है। तो लो प्रेशर कहीं क्रिएट हुआ, चक्रवात बना, और वही आई ऑफ द साइक्लोन कहलाता है। तो ये आपके टॉर्नेडो होता है। और नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से एक चक्रवात उठ करके अंदर की तरफ जाता है, बहुत भयानक होता है, उसको कहते हैं ट्विस्टर, ये ट्विस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बेसिक चक्रवात है, लेकिन नामकरण कैसे किया जाता है हमने आपको लिस्ट बताई। तो वही चीज यहां बताया गया, हरिकेन्स जो होते हैं ये कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, जो फ्लोरिडा का वो है, मैक्सिको में ये सब कहा जाता है। टाइफून्स जो है वो चाइना, जापान या चाइना के पूरे पूर्वी भागों में कहा जाता है। साइक्लोन्स जो है वो पूरे अरेबियन सी में और खास तौर से जो है साउथ अटलांटिक ओशन में, अफ्रीका के जो है क्षेत्र में कहा जाता है। विलीज जो होते हैं ये आपके एक तरह से ये होते हैं ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात। टॉर्नेडोज जो होते हैं ये आपके एक तरह से यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि मैक्सिको में पाए जाते हैं। और ये मैक्सिको में आने वाले चक्रवात जो होते हैं वो टॉर्नेडो के नाम से जाने जाते हैं। फिर यूएसए में ट्विस्टर भी होते हैं, ट्विस्टर चक्रवात भी होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नाम होते हैं जो इनके अलग अलग दिए जाते हैं। अब जब कोई चक्रवात आता है तो पहली चीज तो नाम होता है उसका, दूसरी चीज स्टेज का है। इसमें 5 कैटेगरी होती है, किस कैटेगरी का है, कैटेगरी किससे डिसाइड होती है, स्पीड ऑफ द विंड से। पवनों की गति कैसी है, कितनी तेज गति से पवनें चल रही हैं। तो इसको 5 कैटेगरी में किसने माना, साफिर सिम्पसन ने। साफिर सिम्पसन पैमाना क्या होता है, रूल जो है स्केल क्या होती है, तो साफिर सिम्पसन नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने जो है आपके एक स्केल बनाई और उन्होंने कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 इस तरह से आपके कैटेगराइज कर दिया। तो साफिर सिम्पसन स्केल क्या है उसको भी देख लीजिए। साफिर सिम्पसन स्केल जो होती है वो 5 भागों में इसको बांटती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड होती है, तो पहली कैटेगरी का जो चक्रवात होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, 119 से 153 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है पवनों की। 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है कैटेगरी 2 चक्रवात की। कैटेगरी 3 चक्रवात में जो है आपके एक तरह से
178 से 208 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। कैटेगरी 4 में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती है। और फिर इसके बाद कैटेगरी 5 जो होता है वो सबसे तीव्र होता है, 252 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा की स्पीड होती है। तो अब यहां पर जैसे क्या है, अलग अलग नाम से, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2011 में इरीन आया था, हरिकेन इरीन, हरिकेन आए जो थे, हरिकेन मतलब अटलांटिक महासागर में जो आए, तो ये क्या है, इरीन के नाम से जाना गया। अब जैसे इरीन है, फिर आइकी के नाम से हरिकेन आया 2008 में, कैटरीना के नाम से 2005 में आया तीसरी कैटेगरी का, चौथी कैटेगरी के चार्ली चक्रवात आया, और कैमिली चक्रवात जो है आपके पांचवी कैटेगरी का जो है 1969 में आया था। तो स्पीड की वजह से आपकी क्या होती है, कैटेगरी डिसाइड होती है। तो एक तो नाम होता है पहले से डिसाइडेड रहता है, एक स्पीड ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 की किस कैटेगरी का है। तो यहां पर विंड स्पीड किलोमीटर पर आवर के साथ साथ माइल्स पर आवर भी दिया हुआ है और नॉट्स में भी दिया हुआ है। तो आप किसी भी स्पीड को जो है किसी भी फॉर्म में आप स्पीड रख सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होता है याद करना हम लोगों के लिए किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जो है आपके सबसे इजी होती है, तो इसलिए ये जो है आपके पैमाना सबसे सिंपल समझना हुआ। तो अब जैसे तो अब यहां पर जैसे जो चक्रवात है, अब जैसे विल्मा है, विल्मा चक्रवात फर्स्ट कैटेगरी का, विल्मा है, रीटा है, कैटरीना है ना। तो ये सब जो चक्रवात है, हरिकेन जो प्रभंजन जो आपके होता है वो चार्ली है, कैमिली है, तो ये सब हरिकेन, हरिकेन जो होते हैं मेनली हरिकेन कहा जाता है जब उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मतलब पांचवें कैटेगरी के होते हैं। ऐसे तो हरिकेन कॉमन वर्ड है, हर जगह हरिकेन लगा होगा, हरिकेन को ही एक नाम दिया जाता है जो नाम दिया जाता है, लेकिन हरिकेन बेसिकली हरिकेन जब कहा जाता है तो क्या होता है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी तो 400-600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाती है। और जिसको हमने बताया था जो टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो एली जो है उसकी स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। विश्व में इसीलिए सबसे ज्यादा तबाही मचाता है, सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला जो है टॉर्नेडो एली था। तो टॉर्नेडो एली जो होता है मैक्सिको में आपके एक तरह से आता है और बहुत ज्यादा जो है आपके तबाही मचाता है उस जगह पे। तो ये जो है आपके एक तरह से कैटेगरी में बांटना जो है आपके ये होता है कि कैसे हम कैटेगरी में बांटें। तो इसमें भी आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वहीं पर ये चक्रवात आते हैं और चक्रवातों की दिशा ये होती है जो आपके इस पोर्शन में आएंगे जो चीन के क्षेत्र हैं और ये सब पूरी बेल्ट में ये सब टाइफून्स के नाम से जाने जाते हैं। जो इंडियन ओशन में आपके आते हैं इधर की तरफ या फिर इंडिया की तरफ आएंगे ये सब साइक्लोन्स के नाम से जाने जाते हैं। और हरिकेन का ये पूरी बेल्ट होती है, ये पूरी जो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो चक्रवात आते हैं ये सब हरिकेन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये तीन मुख्य कैटेगरी बना दी गई। तो ये आपके एक तरह से ऐसे तो और इनका नाम जो होता है जैसे हम लोग कहते हैं कि हिंद महासागर में चक्रवात आया, साइक्लोन आया, इसका नाम ये था। तो साइक्लोन तो कहेंगे, साइक्लोन तो नॉर्मल नेम है, लेकिन उसका कोई ना कोई नाम देंगे, जैसे हमने आपको नाम के लिए बताया। जैसे इसमें भी यही डायग्राम में यही चीज दिखाई गई है। देखिए कि जो इंडिया का क्षेत्र है ये एशिया का पूरी बेल्ट है या चाइना का क्षेत्र है, यहाँ पे टाइफून कहा जाएगा। साइक्लोन्स जो होते हैं ये आपके हिंद महासागर में आपके होते हैं और उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में ये पूरे हरिकेन की बेल्ट हो जाती है, जो हरिकेन की बेल्ट बनती है। तो चाहे इस डायग्राम में देख ली चाहे उस डायग्राम में देख ली, दोनों एक ही चीज है। तो ये हमने आपको बताया था नाम होता है, पहले से नाम दे दिया जाता है। तो जो डिपार्टमेंट होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो क्या करता है, उसकी जो टीम होती है वो बैठ करके पहले से अल्फाबेटिकली नाम को चुन लेती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2021 है, अब 2021 में जो चक्रवात आएंगे तो जैसे अना चक्रवात आया, बिल चक्रवात आया, क्लॉडेट चक्रवात आया, डैनी चक्रवात आया, एरिका चक्रवात आया, फ्रेड चक्रवात आया, यहां तक आ चुके हैं। अब ग्रेस से शुरू होगा, अगला जो चक्रवात आएगा तो पहले से पता है उसका नाम क्या होगा, ग्रेस होगा। तो ग्रेस होगा, फिर स्पीड जो होगी विंड की वो डिसाइड करेगी क्या। अब जैसे नाम तो डिसाइडेड है, यहां तक के चक्रवात आ चुके हैं,
तो अगले चक्रवात का नाम ये है, ये पहले पता है। तो अटलांटिक महासागर में 2021 में जो भी चक्रवात आएगा, अब अगला कहीं पर भी आए, किसी भी देश में आए, उसका नाम क्या रहेगा? ग्रेस रहेगा। अब स्पीड के बेसिस पे आए और स्पीड के बेसिस पे आपने ये तय कर लिया कि कौन से कैटेगरी का चक्रवात था, नाम दिया गया और कौन सी कैटेगरी का चक्रवात था। तो वो चक्रवात क्या है कि अब मान लीजिए पहली का था, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये किससे डिसाइड होगा? स्पीड से। तो स्पीड अगर आपको पता है तो दो चीजें डिसाइडेड होती हैं। ऐसा नहीं कि इसकी लिस्ट अलग बनेगी, इसका नाम अलग होता है, इसका नाम अलग होता है। नाम पहले से डिसाइडेड है, नाम आपको पहले क्लियर कर दिया गया। तो नाम एक चीज होती है और दूसरी चीज होती है आपकी स्पीड। तो कैटेगरी कैसे डिसाइड होती है? स्पीड से, और नाम पहले से प्री डिसाइडेड रहता है। और आपको यह भी पता होता है कि अगले आने वाले चक्रवात का नाम क्या होगा। तो अल्फाबेटिकली शुरू होता है। और मान लीजिए एफ तक का चक्रवात आ चुका है, तो अगला जी जो है आपके वर्ड का चक्रवात आना है। तो इस तरह से आपके चक्रवात का नाम भी पता रहता है और कैटेगरी उसी टाइम डिसाइड होगी। वजह यह है कि स्पीड ऑफ द विंड, मैक्सिमम स्पीड कितनी थी, ये आपके एक तरह से डिसाइड करेगा कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 किस कैटेगरी का ये चक्रवात है। तो इस तरह से चक्रवात जो है आपके बनते हैं। और विश्व में आने वाले जितने भी चक्रवात होते हैं उनको हम लोग इसी तरह से जो है आपके डिसाइड करते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया अटलांटिक महासागर में 2020 में ये जितने नाम कटे हैं, ये सब चक्रवात आए थे, ये सब चक्रवात आ चुके हैं। लोटा तक चक्रवात आपके आ गए थे। तो अब यहां पर क्या था, 2020 में इतने ज्यादा साइक्लोन आए कि ए से डब्ल्यू तक ये पूरा एक लिस्ट खत्म हो गई थी। दूसरी लिस्ट फिर शुरू हुई ए अल्फाबेट से। तो उसमें क्या था, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये नाम दे दिया गया था अगले उसके चक्रवात का। कहां तक पहुंचा था? लोटा तक। अगला चक्रवात कप्पा आना था। तो अगर अगला चक्रवात होता तो कप्पा आता, लेकिन जो है आपके अगला चक्रवात, तो यहां तक आपके चक्रवात आया। तो अगर एक लिस्ट कभी खत्म हो जाती है, जैसे आपने बनाया एक से लेकर के आपके डब्ल्यू तक, कुछ ऐसे अल्फाबेट होते हैं उसका नाम नहीं, जैसे यू से कोई नाम नहीं होता बहुत ज्यादा, इसलिए यू नहीं टच किया जाता है। इसलिए जितने भी आप नाम देखेंगे, आप देखेंगे कुछ ऐसे अल्फाबेट होते हैं। देखिए ए से नाम है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ है, जी है, एच है, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू नहीं है, क्यू से नाम नहीं होता, यू से नाम नहीं होता, जेड से नाम नहीं होता। तो आपके 3 ऐसे अल्फाबेट हैं जिससे नाम नहीं दिया जाता, बाकी हर अल्फाबेट से नाम दिया जाता है। तो क्यू से नाम नहीं होता, बहुत ज्यादा नाम नहीं मिलते क्यू से, यू से नहीं होता और जेड से नहीं होता। तो इसलिए कभी कभी जेड से आ भी जाता है, लेकिन जेड से भी लगभग नहीं रखते। तो कभी कभी अब जैसे ये क्यू वाला है, क्यू वाला ज्यादातर ओमिटेड रहता है, क्यू रहता ही नहीं है। यू जो है ज्यादातर ओमिटेड रहता है, नहीं रहता। जेड कभी कभी आ जाता है, जो कि आपके एक तरह से वो भी मेन लिस्ट में नहीं आएगा जेड। आप देखेंगे जो सेकंड लिस्ट होती है ऑल्टरनेट लिस्ट की, एक लिस्ट खत्म हो गई, खत्म होने के बाद दूसरी लिस्ट स्टार्ट हुई, जो 2020 की लिस्ट स्टार्ट हुई थी। आर्थर, बर्था, क्रिस्टोबल, डॉली, ये सब आ चुका था चक्रवात, विल्फ्रेड तक, जो यहां पर दिखाया गया। देखिए ये पूरे चक्रवात आ चुके थे 2020 में, जो अभी हम लोग लिस्ट देख रहे थे। ये आर्थर, बर्था, क्रिस्टोबल, डॉली, ये कहां तक? विल्फ्रेड तक आ चुके थे। जब ये आ चुके तो ऑल्टरनेटिव जो दूसरी जो है आपके लिस्ट होगी, वहां से इसको शुरू कर दिया जाता है। तो वहां से ये आपके शुरू हो जाता है और यहाँ पर डिफरेंट नेम्स जो है आपके इनको दे दिए गए। तो इस तरह से जो है आपके जो है एक ऑल्टरनेटिव लिस्ट भी बना ली जाती है कि अगर चक्रवात ज्यादा आएंगे तो आपके सेकंड लिस्ट में उनका नामकरण शुरू कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके इसका नाम होता है। अब जैसे इंडियन ओशन में, अब जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, इन सब ने अपने अपने लिस्ट बना लिया, अपना अपना नाम दे दिया। अब 8 लिस्ट है, 8 लिस्ट का नाम है। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे बांग्लादेश में जो चक्रवात आएगा, ओनेल के नाम से जाना जाएगा, ओगनी के नाम से जाएगा, निशा के नाम से जाना जाएगा, गिरी के नाम से जाना जाएगा, हेलेन के नाम से जाना जाएगा, चपाला के नाम से जाना जाएगा। अब ये चलता जाएगा। फानी तक आ चुका है। फानी जो है आपके आया था चक्रवात, जो कि बांग्लादेश में था। इंडिया ने नाम दिया क्या? इंडिया ने चक्रवातों का अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर,
मेघ, सागर, वायु, ये जो है आपके इंडिया के दिए हुए नाम है। इंडिया में जो चक्रवात आएंगे वो उसकी लिस्ट ये है। तो इस तरह से आप देखेंगे हर कंट्री अपने हिसाब से अलग अलग जो है इस तरह से नामकरण कर देता है और यह नाम जो है रख देता है, और इस तरह से जो है आपके चक्रवात आते हैं। अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनकी स्पेसिफिक टाइम है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र गर्म कब होता है? जब सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो आपके क्षेत्र होते हैं वो सब के सब जो है अप्रैल से जो है आपके एक तरह से अप्रैल से ही वो जो है समय होता है, और वही टाइफून का जो है आपके समय है अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर तक नॉर्मली रहता है। तो अब सब जगह के अलग अलग लेकिन समय है, एक फिक्स समय नहीं मान सकते। तो नॉर्मली क्या है, जैसे टाइफून्स का समय जो होता है वो अप्रैल से जनवरी, ज्यादातर जो आने के चांसेस होते हैं अप्रैल से जनवरी तक आपके चक्रवात यहां पे आते रहते हैं। हिंद महासागर में जो चक्रवात आते हैं ये अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक, क्योंकि मेनली क्या है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो है आपके बहुत ज्यादा चक्रवात आते हैं जो कि यहां पे पाए जाते हैं। साउथ में अगर हम लोग देखें ऊपर जाने वाले चक्रवात ये हैं जो साउथ में उतरते हैं, अफ्रीका, मेडागास्कर में आते हैं, वो अक्टूबर से मई तक, ये अक्टूबर से मई तक। ऊपर जाने वाले ये चक्रवात जो होते हैं ये अप्रैल से जनवरी है, लेकिन नीचे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में कब आएंगे? अक्टूबर से मई के बीच में आते हैं ये चक्रवात जो ट्रॉपिकल साइक्लोनिक होते हैं। हरिकेन जो होता है जो मैक्सिको की खाड़ी की तरफ उत्तरी अमेरिका की तरफ जाता है वो जून से नवंबर के बीच में आते हैं, और जो दक्षिण अमेरिका की तरफ जाते हैं ये बहुत ही कम होते हैं, रेयर होते हैं, साउथ अटलांटिक ओशन में जाते ही नहीं। वजह क्या है कि पवनें जो होती हैं ये, क्योंकि जो आपका ये आप देख रहे हैं जो दक्षिण अमेरिका है इसका स्लोप ये है, और स्लोप ये होने की वजह से सारे की सारी पवनें कहां आती? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पे आने के बाद ये स्लोप जब मिलता है तो ये सारी की सारी पवनें इधर मुड़ जाती है, नीचे की तरफ बहुत कम ही लौट पाती है। इसलिए ना के बराबर जो है आपके एक तरह से अटलांटिक महासागर में, साउथ अटलांटिक महासागर में चक्रवात आते हैं। और जो आपके प्रशांत महासागर का क्षेत्र है उसमें मई से नवंबर के बीच में आपकी चक्रवाती घटना घटित होती है। तो ये चक्रवात कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, ये आपको ये देखना होता है। इनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, अलग अलग रीजन में आपके चक्रवात होते हैं। तो अब चक्रवात को फिर से एक बार अगर हम डिफाइन करें तो आप ये देख सकते हैं कि इन चक्रवातों को किस किस नाम से जाना जाता है। मेनली इस जगह पर जो है हरिकेन होते हैं जो कि आपके आते हैं, यहां पर ये जो अंदर का क्षेत्र है ये मिसिसिपी और मिसौरी नदी का क्षेत्र है, अंदर तक चले जाते हैं, तबाही मचाते हैं ये तब कहलाते हैं टॉर्नेडो। ये टॉर्नेडो के नाम से जाने जाते हैं यूएसए में। और इधर पश्चिम के क्षेत्र से जो हरिकेन आते हैं ये कहलाते हैं ट्विस्टर, ये ट्विस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये ट्विस्टर चक्रवात होते हैं जो कि यहां पर आते हैं। इसी तरह से अफ्रीका में और इंडिया में ज्यादातर सब साइक्लोन के नाम से जाने जाते हैं, ये साइक्लोन के नाम से। चाइना इना के क्षेत्र में ये क्या है, यहां पे टाइफून, सब ज्यादातर टाइफून। जापान में मेनली टैफू भी कहा जाता है, टाइफून के साथ टैफू भी कहा जाता है। फिर इसी तरह से जो फिलीपींस का क्षेत्र है ये फिलीपींस के द्वीप है, फिलीपींस के द्वीप में इसे कहा जाता है बेगी और बोगी। ऑस्ट्रेलिया का ऊपरी भाग है तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी भाग में कहा जाता है विली विली। साउथ पोर्शन में जब आते हैं तो साउथ बस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या है, ये मेन चक्रवात हैं जो कि अलग अलग जगह पे स्पेसिफिकली अलग अलग जो है रीजन में आपके आ रहे हैं। तो चक्रवाती जो घटनाएं होती हैं वो कहां पे होगी? समुद्री क्षेत्र में। और विश्व के प्रमुख रूप से चक्रवातों को इस तरह से अलग अलग बांटा जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो चक्रवात एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये जो चक्रवात होते हैं ये किस तरह उनका नामकरण कराया जाता है, साफिर सिम्पसन स्केल जो है वो कैसे डिसाइड करती है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5,
वो स्पीड से डिसाइड होती है। बस यही जो है आपके एक तरह से प्रमुख चीज होती है चक्रवातों के बारे में।